कराने का प्रयास करूंगा आपके इसी चैनल पर जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं। रोजाना शाम 5:30 बजे आप लोगों के लिए एक करंट इशू जिसमें मैं लाइव आकर के आपके साथ डिफरेंट करंट इशू डिस्कस करा करूंगा। और उस करंट इशू में आपके लिए आज का टाइटल है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से बचाव की एक उम्मीद। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कोरोना से बचने के लिए यह प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी हो सकती है। आज शाम को 5:30 बजे आपके साथ इसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए चाहे आप रेलवे में तैयारी किसी भी उसमें कर रहे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, सभी साथियों के लिए बहुत प्यारा सेशन लेके आता हूं मैं रोजाना शाम को 6 बजे, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। आजकल उसमें टाइटल चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बड़ा डिटेल में जाकर के उसे पढ़ाते हैं। लेकिन कहां पे? अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी में किस सेक्शन में? एसएससी सेक्शन में। क्या इसकी कोई फीस लगती है क्या? नहीं साहब, ये फ्री है। शाम को रोजाना 6 से 7 के बीच में आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का सेशन चलता है, एकदम फ्री है, एसएससी सेक्शन पे है। और हां, पैसे वाला सेक्शन भी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अगले साल एसएससी एग्जाम को टारगेट किया है। उनके लिए मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल 0 to हीरो वाला बैच आ चुका है, जिसमें मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। रेफरल कोड है अंकित 10, इसको यूज करके सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। आज का पहला सवाल है आप लोगों के लिए, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आप लोगों ने कोबाल्ट 60 का नाम खूब सुना होगा। कोबाल्ट 60 जिसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो वो है मेरे प्यारे साथियों आपके लिए, मतलब चिकित्सा विकिरणों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन सवाल बनता है, सर ये कौन सी विकिरणें उत्सर्जित करता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये करता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। कौन सी चीजें उत्सर्जित करता है? रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। और मेरे प्यारे साथियों जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती है ना, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अल्फा रेडिएशन, एक होती है बीटा रेडिएशन, एक होती है गामा रेडिएशन। तो मेरे प्यारे साथियों जो कोबाल्ट 60 है वो गामा रेडिएशन के उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 सवाल बनता है, सर अल्फा रेडिएशन का क्या ख्याल है? मैंने कहा भाई ये हीलियम जो गैस होती है उसका नाभिक है, यो समझिए। बोले नाभिक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये 2He4+2 है। मतलब हीलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तब जाकर के हीलियम का जो नाभिक कहलाया वो अल्फा पार्टिकल था। बीटा क्या है? ये मात्र एक इलेक्ट्रॉन समझा जाए। फिर गामा क्या है सर? तो मेरे प्यारे साथियों इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा जाए। ठीक है बेटा, तो 3 चीजें हमने सीखी, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके अंदर केवल 2 फील्ड्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सवाल बड़ा अच्छा ये है कि सर ये जो अल्फा रेडिएशन आप बता रहे हो इसकी खास बात क्या है? मैंने कहा भाई देख के ही नहीं लग रहा है आपको, सबसे ज्यादा वजन तो इसी में है, क्योंकि इसके नाभिक के पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है ना साथियों? तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने देखिए इस डायग्राम को लेके आया हूं। इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए बेटा। अल्फा पार्टिकल क्या चीजें उपस्थित हैं? नाभिक है ये किसी चीज का। किसका? हीलियम गैस का नाभिक है, यू समझिए। अर्थात ये 2He+2 है, यानी कि इसके पास 4 जो है वो एटॉमिक, यानी कि इसका द्रव्यमान क्रमांक जो है वो 4 है। साथियों देखिए साफ से ही पता चल रहा है कि जब इतना वजन है तो वजनदार आदमी जो है वो दीवारें फांद नहीं पाता। ऐसी स्थिति में साथियों ये जो है ये इतना भारी है कि ये कागज भी क्रॉस नहीं कर पाता। वजन ज्यादा है ना इसका, इस वजह से ये कागज भी क्रॉस नहीं कर पाता, अर्थात ये कागज के बिना ही रह जाता है। ठीक है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वजन तो इलेक्ट्रॉन में भी है लेकिन इससे कम है। थोड़ा पतला आदमी है तो दीवार क्रॉस करके ये यहां तक चला गया, यानी कि ये केवल एल्यूमिनियम फॉइल तक पहुंच पाता है, इससे आगे नहीं निकल पाता। लेकिन गामा रेडिएशन की क्या खास बात है? गामा रेडिएशंस बहुत हल्के फुल्के हैं, एकदम उसेन बोल्ट टाइप के हैं, और ये ऐसा करते हैं कि ये ना केवल पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, इवन ये लेड फॉइल को भी क्रॉस कर जाते हैं। यही कारण है मेरे प्यारे साथियों कि गामा रेडिएशन जिन भी रेडियो एक्टिव विकिरणों के रूप में निकलती हैं, जिनसे भी निकलती हैं, उनका उपयोग शरीर के अंदर जांच करने में किया जाता है।
कोबाल्ट 60 का उपयोग भी इसी प्रकार से विकिरणों के रूप में किया जाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। निक्की, सोनी, सुनील, गौरव, नूरदिया, प्रियंका सभी साथियों को बहुत तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, एक बार थम्स अप करके बता दो मजे से समझ में आ गया हो तो। हाँ भाई रोहित, रंजन, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पढ़ते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया सवाल है। अमंग द फॉलोइंग नेचुरल रबड़ यानी कि प्राकृतिक रबड़ का फॉर्मूला कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोगों को भी आंसर देना है। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा लैग आता है, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सेशन इतना अल्टीमेट लेके चलूं कि मजा ही आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक रबड़ में क्या पाया जाता है? देखो बच्चों, एक बात को समझना है, प्राकृतिक रबड़ होता क्या है? जो प्रकृति से मिले। प्रकृति से कैसे मिलता होगा? मैंने कहा भाई जो पेड़ पौधों से मिले। बोले क्या बात कर रहे हो सर, रबड़ पेड़ पौधों से मिलता है क्या? बिल्कुल, ये देखिए आपको पेड़ पौधा दिखाया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, ये आपके सामने बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये रबड़ निकालने वाले जो प्लांट हैं वो हैं जिनके ऊपर इस प्रकार से कट लगाया गया है। इनके अंदर से निकलता है दूध, जिसको आप लेटेक्स कहते हैं। कमेंट बॉक्स में चाहो तो बता दो इस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, कौन सा प्लांट है ये, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये जो दूध जैसा पदार्थ निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। इसी लेटेक्स के अंदर एक चीज उपस्थित होती है जिसका नाम होता है आइसोप्रीन। क्या नाम होता है? आइसोप्रीन। और ये आइसोप्रीन कैसा दिखाई देता है? ये आइसोप्रीन ऐसा दिखाई देता है। यानी कि सर ये रासायनिक रूप से तो बड़ा घातक लग रहा है। हमने कहा बिल्कुल, 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल, इसका क्या नाम हुआ बच्चों? इसका नाम हुआ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। ठीक है बेटा, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने वो पदार्थ है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्राकृतिक रबड़ में। यानी कि ये प्राकृतिक रबड़ जो है इट इज मेड अप ऑफ, बिल्कुल लेटेक्स पारित होता है, ये तो सही है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या निकल के आ गया आप लोगों के लिए? आइसोप्रीन निकल के आ गया। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो आइसोप्रीन से बना हुआ रबड़ होता है ना बच्चों, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए इसे मजबूत करने के लिए इसमें सल्फर के साथ इसे गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ। जब सल्फर के साथ आप इसे गर्म करते हो तो यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है? इससे आइसोप्रीन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इससे क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। किसके बीच में? आइसोप्रीन जो यूनिट्स हैं इनके बीच में आपस में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। और कैसा दिखाई देता है? देखो ध्यान से, ये पहचानो बेटा, ये रहा आइसोप्रीन का पूरा एक यूनिट। अब जब ये पूरा यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है ना बच्चों, तो देखो ये सल्फर सल्फर के मॉलिक्यूल हैं, है ना? तो ये सल्फर सल्फर के मॉलिक्यूल आपस में दो आइसोप्रीन यूनिट को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह से जब दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ती है ना बच्चों, तो इसी को हम क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। और जो रबड़ बन के आया उसे क्या कहते हैं? वल्कनाइज्ड रबड़ कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ भाई अक्षय, समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और एक बात बताऊं, इसकी वजह से ना केवल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बल्कि वो जो रबड़ की बॉल पटकनी का के वापस ऊपर आती है ना, वो इसी के कारण होता है, क्योंकि वल्कनाइज्ड रबड़ स्ट्रॉन्ग तो होता ही है और वो बिखरता भी नहीं है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? हाँ भाई, हृदय की धड़कन को भाई साहब फिल्मी यानी कि जो अपनी हिंदी मूवी होती हैं उसमें तो ये दिखाया जाता है कि हीरो का जो हृदय की धड़कन है वो हीरोइन मेंटेन करती है, और हीरोइन का जो है मेंटेन करती है हृदय की धड़कन वो हीरो करता है। उनका जी जो है वो धक धक करने लगता है ना? तो वो जो धक धक है वो तो केवल रासायनिक रूप से लागू नहीं होता है ना? रासायनिक रूप से लागू होने के लिए इस बात को हमें किसी खनिज की आवश्यकता होती है, और वो खनिज है मेरे प्यारे साथियों पोटेशियम, है ना? तो याद रखिएगा, हृदय की धड़कन को मैनेज करने के लिए
सोडियम और पोटेशियम तत्वों की आवश्यकता होती है। सोडियम पोटेशियम तत्वों की आवश्यकता होती है, इसे NaK पंप भी कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, सोडियम पोटेशियम पंप मानव शरीर के अंदर 3 प्रमुख गतिविधियों को मेंटेन करता है। किन किन चीजों को मेंटेन करता है? पहली चीज, कोशिकाओं के पास सिग्नल पहुंचाना, यानी कि कोशिकाओं के पास जो सिग्नल पहुंचाने की काम है, यानी कि जिसे आप नर्वस सिग्नल कहते हैं, नर्व के थ्रू जाने वाला जो सिग्नल है वो पहुंचाने का ये काम करता है। दूसरा ये जो काम करता है ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का करता है, यानी कि ये जो है दिल की धड़कनें नहीं, अब की दिल को ही संकीर्ण कर देता है। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। ये 3 प्रमुख कार्य हैं जो सोडियम पोटेशियम पंप से प्रभावित होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया साथियों, आगे बढ़ते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अरे बोले सर ये भी जानने की बात होती है क्या? हम तो बस सिगरेट के बारे में ही जान के खुश हो जाते हैं कि सिगरेट भी कोई ना कोई चीज है जिसके बारे में लिखा जाता है कि इसका उपयोग ना किया जाए। बड़ी रोचक चीज है मेरे प्यारे साथियों। जानकारी आप लोगों के पेपर में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है 4। देखिए रासायनिक रूप से एक चीज याद रख लीजिएगा, ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। देखिए IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ नाम दिए थे। किसके नाम दिए थे? अगर कार्बन 1 है तो क्या कहेंगे, 2 है तो क्या कहेंगे, 3 तो क्या, 4 तो क्या, 5 तो क्या, ऐसे करके नाम दिए थे। इसमें 1 के लिए नाम दिया गया था बच्चों मैथ, 2 के लिए नाम दिया गया था एथ, 3 के लिए नाम दिया गया था प्रॉप, 4 के लिए नाम दिया गया था ब्यूट, 5 के लिए नाम दिया गया था पेंट, 6 के लिए नाम दिया गया था हेक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है हेप्ट जो कि 7 के लिए, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक नाम दिया गया था। आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन। ये जो एन शब्द आप लिखा देख रहे हैं ना, ये होंगे एन, ईन और आइन। मेरे प्यारे साथियों, ये जो 3 चीजें हैं ये बताती हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या क्या बताती हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 चीजें बताती हैं। इन तीनों के जनरल फॉर्मूले भी हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो बेटा एक बात देखो, यहां कार्बन की संख्या 4 है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? C4H10। ठीक है बेटा, तो ग्लाइटर के अंदर जो गैस प्रयुक्त होती है वो C4H10 है। ऐसे ही मीथेन के अंदर यहां क्या लिखा हुआ है? मीथ। मीथ का मतलब कार्बन 1 है। एन का मतलब ये एल्केन है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? CH4। ऐसे ही प्रॉप के अंदर क्या है? कार्बन 3 है और एन लगा हुआ है, यानी एल्केन है। तो बेटा ये क्या बन गया? C3H8, क्योंकि CnH2n+2 फॉर्मूला है। ऐसे ही एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इस तरह से ये 3 चीजें आपको मालूम हो जानी चाहिए। ठीक है बेटा, रेडॉन जो है ये तो एक आपकी इनर्ट गैस है, क्योंकि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन ये आपकी इनर्ट गैसेस हैं जिनका उपयोग निष्क्रिय गैस के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, चाहिए तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वनस्पति घी का निर्माण कैसे किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आप हमेशा जानते हैं कि जो तेल होता है ये द्रवित अवस्था में उपस्थित होता है। किस अवस्था में होता है? द्रवित अवस्था में उपस्थित होता है, अर्थात लिक्विड होता है। और मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, इसके अंदर फैटी एसिड्स के ग्लिसराइड उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? फैटी एसिड्स के ग्लिसराइड्स उपस्थित होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। आपको यह भी याद होगा कि फैटी एसिड्स के ग्लिसराइड्स जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। सवाल बना, सर ये अनसैचुरेटेड क्या होता है? बेटा अनसैचुरेटेड होता है किसी पाई बॉन्ड का उपस्थित होना। किसका उपस्थित होना? किसी पाई बॉन्ड का उपस्थित होना। तो फिर सर सैचुरेटेड क्या होता है? बेटा सैचुरेटेड का मतलब होता है पाई बॉन्ड का उपस्थित नहीं होना। बोले मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड का होना। क्या होना? केवल सिग्मा बॉन्ड का होना। बोले उदाहरण देके समझाओ। मैंने कहा अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि CnH2n, बच्चों ये क्या था? ये एल्कीन था। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि बताओ बेटा इसके साथ अगर
दो हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएं तो ये क्या बनेगा, CnH2n+2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सभी साथियों को। यानी कि एल्कीन से हम एल्केन बना सकते हैं। क्या करें उसके लिए, दो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो एल्कीन से एल्केन जब दो हाइड्रोजन जोड़ के बना सकते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां देखो, अगर मेरे पास ये एल्कीन है और मैंने यहां पर दो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो देखो ये दो हाइड्रोजन जुड़ गए और ये बन के आ गया एल्केन। मेरे प्यारे बच्चों इसको तो हम कहते हैं एथीन और इसे हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इथेन कहते हैं। क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए हम इसे सैचुरेटेड कहते हैं, इसके पास पाई बॉन्ड था इसलिए हम इसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कैसे बना बेटा, सिग्मा बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ क्या जोड़ा आपने, हाइड्रोजन जोड़ा। तो हमको क्या बात समझ में आ गई कि तेल से अगर घी बनाना है तो हाइड्रोजन जोड़ दो। हाइड्रोजन जोड़ने से यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, संतृप्त वसीय अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। संतृप्त वसीय अम्ल का मतलब क्या हो गया आप लोगों का, सैचुरेटेड। क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक बात आपके स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए, और जब ये संतृप्त वसीय अम्ल बन गया ना बच्चों तो इसका मतलब हो गया ये घी जैसा दिखने लग गया। और मेरे प्यारे साथियों चूंकि गैस में यानी कि तेल के अंदर आप लोगों ने अभी हाइड्रोजन मिलाया ही है, इसलिए चूंकि आपने इसको, भाई तेल किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से। जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों आपने वनस्पति तेल के अंदर जो हाइड्रोजन मिलाया ये इसे वनस्पति घी में बदलता है। और वनस्पति घी जो है ये आप लोगों के यहां पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है डालडा। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को अब ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा क्लियर हो गया। चलिए तो उम्मीद है ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। फिर सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया बेटा, प्लास्टिक क्या होता है। देखिए प्लास्टिक जो है ना ये एक पॉलीमर होता है यानी बहुलक होता है। सर बहुलक क्या होता है बेटा, बहुलक का मतलब होता है जब एक जैसी चीज बहुत बार जुड़ जाए, जैसे कि मोनोमर जो हैं वो एक साथ जुड़ जाएं तो पॉलीमर का निर्माण करते हैं। बोले उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों ने इथीन लिया, ये था इथीन है ना, इसकी n यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया तो ये कैसा दिखाई दिया, ये ऐसा दिखाई दिया है ना। इसको आपने क्या नाम दिया, इसको आपने नाम दिया पॉलीथीन। क्या नाम दिया, पॉलीथीन। और आप तो याद जानते ही हैं पॉलीथीन की जो थैली होती है इसे ही आप क्या कहते हैं, प्लास्टिक की थैली। याद करो इसे ही आप क्या कहते हैं, प्लास्टिक की थैली कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं प्लास्टिक, कौन कौन से, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, और एक होता है थर्मोफिलिक प्लास्टिक। यानी कि आपके सामने दो प्रकार के प्लास्टिक हो गए, एक प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर टाइट हो जाए और एक प्लास्टिक जो ताप करने पर नरम हो जाए। इनकी हिंदी हो गई, एक का हो गया ताप सुनम्य और एक का हो गया ताप सुदृढ़। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। जो बेकेलाइट प्लास्टिक है वो ताप सुदृढ़ प्लास्टिक है, यानी कि गर्म करने पर वो सख्त हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात भी हमको समझ में आ गई। अच्छा एक सवाल और देखिए, काफी रोचक सवाल है बच्चों। सवाल पूछा गया है कि जो खान होती है ना, माइंस। अच्छा यहां पर एक सवाल की एक लाइन छूट गई है, मैं बता देता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कोयले की जो खान होती है ना, कोयले की खान जिसमें कहते हैं सब तरफ कालिक ही कालिक होता है, उस कोयले की खान में कई बार अचानक ब्लास्ट हो जाता है यानी विस्फोट हो जाता है। लोगों ने पूछा कि सर कोयले की खान में ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि साथियों वहां पर प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। याद करो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो मीथेन होती है, मीथेन मतलब बच्चों CH4, इस मीथेन को हम प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों ये प्रकृति में नेचुरल रूप से पाई जाती है। जब ये प्रकृति में नेचुरल रूप से पाई जाती है तो भाई साहब कोयले की खान में मीथेन गैस निकल आती है। याद करो इसी कारण से जब हम बोलते हैं CNG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
यानी नेचुरल गैस कहां से मिली? कोयले की खान से मिली। तो इसे हमने क्या कहा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा। तो मीथेन को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। बच्चन आग लगाती है? बिल्कुल जी साहब। आग लगाने के लिए फिर से फिल्मी होने की आवश्यकता नहीं है कि जी में आग लग गई साहब सामने वाले को देख करके। ऑक्सीजन की पर्याप्त आवश्यकता होती है। तो भाई साहब CH4 जब ऑक्सीजन से मिलती है तो किसी भी पत्थर के ऊपर हथौड़ी पड़ने से जो इग्निशन होता है, यानी कि वो जो लाइट चमक के निकलती है, वो लाइट जो है मेरे प्यारे साथियों वही उसके लिए स्पार्क का काम करती है और ब्लास्ट हो जाता है। तो कोयले की खान में जो ब्लास्ट होता है वो इसी के कारण से होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो वही सवाल वापस आ गया कि रबड़ को मजबूत करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? मैंने बताया था बच्चों को सल्फर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या था? वल्कनीकरण था। इसका नाम क्या था बच्चों? वल्कनीकरण था, यानी वल्कनाइजेशन था। बेटा सवाल पूछा गया पेट्रोल की आग कैसे बुझती है? पेट्रोल की आग कैसे बुझती है? तो मैंने आपसे कहा किसी भी चीज की आग बुझे, आग लगाने के लिए जब ऑक्सीजन आवश्यक है तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी गैस होती है। अब लेकिन सवाल बड़ा ये बना, कार्बन डाइऑक्साइड भर के कहां से लाएं? तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों ऑन द स्पॉट कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। किससे? NaHCO3 से। मेरे प्यारे साथियों NaHCO3 कन्वर्ट होता है Na2CO3 और CO2 के अंदर। ये जो CO2 है ना साथियों, जब पेट्रोल के ऊपर छिड़की जाती है, NaHCO3 जब छिड़की जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन का संपर्क जो है वो पेट्रोल से खत्म कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों इसका उपयोग किया जाता है। कोई सवाल पूछेगा सर पानी से आग नहीं बुझा सकते क्या? हमने तो सोचा पानी से बुझ जाएगी। नहीं बच्चों, पानी से इसलिए नहीं बुझा सकते क्योंकि पानी के ऊपर पेट्रोल तैरता है। तो पानी जैसे ही डालोगे पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, और जब पेट्रोल ऊपर आ जाएगा तो वो हवा के संपर्क में आएगा और हवा से संपर्क में आकर उसके अंदर आग लग जाएगी। ठीक है बेटा। तो याद रख लेना पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझाना है। गलती से पता चल जाए तो आप मट्टी से बुझा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मिट्टी भी उस पेट्रोल का वायु से संपर्क जो है वो खत्म कर देगी बच्चों। ठीक है, ये बात भी आपको पता हो जानी चाहिए। बच्चों आपको मालूम है अपन जो गन्ने के अंदर से जूस निकालते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि गन्ने के अंदर बहुत तरह तरह के कलर निकल आते हैं। कई बार वो खराब होता है, कुछ होता है, तो गन्ने का कलर कुछ और होता है, लेकिन जो चीनी होती है वो एकदम व्हाइट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर से गंदगी हटाने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। सर ये चारकोल क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन के दो प्रमुख रूप से अपर रूप पाए जाते हैं। कौन सी चीज पाई जाती है? एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पाया जाता है क्रिस्टलाइन और एक पाया जाता है अमॉर्फस। मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टलाइन के 3 पार्ट पढ़े थे आपने। कौन कौन से? एक पढ़ा था आपने डायमंड, दूसरा पढ़ा था आप लोगों ने ग्रेफाइट, तीसरा पढ़ा था बुकमिनिस्टर फुलरेन, फिर आजकल उसके अंदर हम ग्रेफीन भी पढ़ने लग गए हैं। ऐसे ही जो अमॉर्फस है ना बच्चों, इसमें आप लोग कोयला पढ़ते आए हैं। ऐसे ही कोयले के साथ मेरे प्यारे साथियों चारकोल भी पढ़ा जाता है ना। तो ये जो चारकोल है ना, ये 3 तरह का हो सकता है। कैसा? कॉपर चारकोल हो सकता है, एनिमल की हड्डियों से बना चारकोल हो सकता है, वुड चारकोल हो सकता है। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो फेसबुक होता है या व्हाट्सएप होता है उस पर फर्जी मैसेज आते हैं जिसमें कहा जाता है कि चीनी को साफ करने के लिए हड्डियों का प्रयोग किया गया है। बच्चों ऐसा नहीं होता। इसकी जगह क्या उपयोग में लिया जाता है? वुड चारकोल का उपयोग में लिया जाता है। ये कार्बन होता है। कार्बन जो होता है वो छोटी मोटी अशुद्धियों को खुद के साथ लेके नीचे बैठ जाता है बच्चों। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो दवाई खाते हो ना बच्चों, कैप्सूल जो आप खाते हो, अक्सर जो कड़वे कैप्सूल होते हैं, आपने कभी सोचा कुछ गोलियां तो सीधी की सीधी एज इट इज दे दी जाती हैं, जैसे पीसीएम यानी पैरासीटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो आजकल आप लोग दुनिया को दान कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट मुंह में डाल दी जाती हैं। लेकिन कुछ गोलियां ऐसी होती हैं जिनको रैप के अंदर लेके दाया जाता है। वो रैप जो है वो किससे बना होता है? यानी कि वो कैप्सूल का जो पैकेट है वो कैसे बना होता है मेरे प्यारे साथियों? ये बना होता है जिलेटिन से। किससे बना होता है बच्चों? जिलेटिन से। और जिलेटिन क्या होता है बच्चों? ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड जो है ये पौधे के सेल्यूलोज से निर्मित होता है ना। इसमें भी कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है कि इंसान की फैट डली होती है। ऐसे भाई इतने इंसान पब्लिकली ना तो किसी की हत्या हो रही जिसकी वजह से ये चीज बनाई जाए। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये बात भी अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों?
इसके बारे में बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा बता दूंगा तो हो सकता है मेरे खिलाफ ही NSA लग जाए, है ना बेटा। इसको इतना जान लो कि नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैं इसमें आपको इतना ही बताना चाहता हूं, मैं डायनामाइट बनाना नहीं सिखाना चाहता। ये एक विस्फोटक होता है, बस इतना जान लो बेटा, है ना। इसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। RDX क्या है बेटा? RDX अब आप कहेंगे कि सर आज तो आप काफी ज्यादा खतरनाक हो रखे हैं। मेरे प्यारे साथियों, रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू जो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू जो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, उन्हें हम RDX के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये भी एक्सप्लोजिव होता है, केवल इतना ही जान लो। RDX किसी रसायन का नाम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ठीक है बेटा, डायनामाइट भी और रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव भी। ठीक है बेटा, सुपर फास्फेट कैसे बनाया जाता है? हाँ, यहां पर जो उपस्थित ऑप्शंस हैं उनके अंदर इतना जान लो कि हड्डियों को, अब हड्डी आपने कहा, बोले गुरुजी आपने कहा इतने इंसान नहीं मर रहे, लेकिन जानवर तो मर रहे हैं ना। तो जानवर की हड्डियों में, मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था कि हड्डियों में प्रमुख रूप से फास्फोरस उपस्थित होता है, तो उससे सुपर फास्फेट का निर्माण किया जाता है। ठीक है बेटा, सिंदूर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? जो मांग में भरने वाली सिंदूर होती है, एक छोटी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो बाबू मोशाए। तो ये वाला जो सिंदूर है ना साथियों, ये है आपका मरकरी के साथ में सल्फर, HGS का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों सिंदूर के अंदर। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों को ये बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई, आप लोगों की आज शाम को स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर, SSC सेक्शन में सभी लोग पढ़ सकते हैं, स्पेशली रेलवे वाले पढ़ के देखें, देखो उनको कितना अच्छा समझ में आता है। शाम 6 बजे है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है अनअकैडमी पर, शाम 6 बजे स्पेशल सेशन इंडियन ज्योग्राफी है बेटा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, कैसे आपको ये ज्वाइन करना है, मतलब क्लास को कैसे ज्वाइन करना है। 95,000 विद्यार्थी यहां जुड़े हुए हैं और 20.5 हजार विद्यार्थी यहां जुड़े हुए हैं। और हां, आज शाम को एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से कैसे बचोगे, ये तरीका सिखाने के लिए मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूं, आप भी आ जाना। आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी SSC में नया है और तैयारी करना चाहता है, तो मेरे प्यारे साथियों SSC की तैयारी के लिए 0 to हीरो बैच लेके आ चुका हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ा रहा हूं। आपको अगर बिल्कुल भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं आती है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10। इसका यूज कैसे करना है? बड़ा आसान है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करें, उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करें। SSC एग्जाम गोल सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं। जब गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो यहां से कृपया करके 6 महीने या 12 महीने का ही ऑप्शन चूज करें, उससे पहले वाले ऑप्शन चूज मत करिएगा, मेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करने के बाद में से आपको जो सूटेबल लगे, रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं, इनके बीच में स्पेस ना दें और ये कैपिटल में लगाएं। आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। 6,000 वाला जो प्रोडक्ट है ये 5400 में मिल जाएगा। इसमें आपको ना केवल मेरे सब्जेक्ट मिलेंगे बल्कि अन्य जो सब्जेक्ट्स भी आएंगे, चाहे मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, वो सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी साथियों का इस बैच में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वाईफाई स्टडी वालों ने डिफेंस का एक बैच बनाया है, मतलब चैनल बनाया है वाईफाई स्टडी डिफेंस के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट के नाम से एक और चैनल बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शाम 5:30 बजे इसी चैनल पर आज से रोजाना आप लोगों के लिए करंट इश्यू का डिस्कशन होगा। आज देखेंगे कि कोरोना से कैसे बचे प्लाज्मा थेरेपी से। स्वागत है सभी मित्रों का, थैंक यू सो मच, और अपनों का ख्याल रखिए। सभी से मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।